जिसका नाम वसीयत में है वही जमीन का मालिक होगा, भले ही कब्जा किसी के पास हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक जजमेंट के थ्रू। जजमेंट है दोस्तों 19 दिसंबर 2025 का कि जिसके नाम पर विल यानी वसीयत होगी वही जमीन का मालिक होगा और कब्जेदार को कब्जा भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए पहले इसका मेन आधार देख लेते हैं कि आखिर हमारा केस क्या था, इसके बाद अपन इसकी गाइडलाइन देख लेते हैं। तो देखो हुआ क्या था, अपन पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, रोड़ा उर्फ रोड़ी लाल नाम का राजस्व रिकॉर्ड में मौजा भोपाल स्थित सर्वे नंबर 148, 195, 218, 225, 229 मीन 1, 230 मीन 1, 231 और 234 की भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल था 5.580 हेक्टेयर के काश्तकार धारक के रूप में दर्ज था। उनकी मृत्यु, किसकी मृत्यु? उर्फ रोडी लाल की मृत्यु 6/11/2019 को हो गई। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए दावा किया रोडी लाल की दिनांक 1/5/2017 की पंजीकृत वसीयत के अनुसार वसीयत द्वारा नामित उत्तराधिकारी है और इसी आधार पर उसने संबंधित धारा के तहत नामांतरण के लिए आवेदन दिया है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जिसकी ये रोडी लाल की जब डेथ हो गई यानी खत्म हो गया, तो उनकी जमीन में म्यूटेशन कराने के लिए, ठीक है ना, नामांतरण करवाने के लिए आवेदन दिया गया। जैसे वो तहसीलदार के पास गया, प्रथम पक्ष वादी, जैसे प्रथम पक्ष ने तहसीलदार के पास गया जिसके नाम पे वसीयत थी, उसने जब तहसीलदार के पास गया वसीयत के आधार पर अपने नाम पे नामांतरण करवाने, तो वहां पे हुआ क्या कि एक पार्टी और आ गई, यानी दूसरी पार्टी आ गई। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 1106 के अंतर्गत दिए गए उक्त आवेदन पर तहसीलदार मानसा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 605 A6/2019-20 दर्ज किया गया। उसने आवेदन के विरुद्ध प्रथम प्रतिवादी ने आपत्ति प्रस्तुत की, उसमें जिसमें उसने यह दावा किया कि वह सर्वे नंबर 195 की भूमि पर कब्जे में है और उसका कब्जा रोडी उर्फ रोडी लाल द्वारा किए गए एक लिखित विक्रय समझौते के आधार पर है। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि एक पार्टी और आई और बताई कि जमीन के ऊपर तो मेरा कब्जा है यहां पे, और मेरा कब्जा इसलिए है कि रोडी लाल ने लिखित विक्रय समझौता निष्पादित किया है एक स्टाम्प पेपर में और मेरे पास एक सेल डीड हुई है। रोडी लाल ने जमीन बेची है मुझे, तो ये जमीन मेरे को दी जाए, कब्जा भी मेरा है, स्टाम्प पर विक्रय समझौता भी मेरे पास है। अब पहली पार्टी के पास एक वसीयत है, अब दो पार्टी हो गई, वादी और प्रतिवादी। तो पहली पार्टी के पास है वसीयत जिसके आधार पर वो नामांतरण कराना चाहता है, और दूसरी पार्टी के पास क्या है दोस्तों, विक्रय एक लिखित समझौता है स्टाम्प पेपर पर। अब यहां पे दो पार्टी आ गई, तो अब यहां आप समझ गए होंगे कि आखिर केस क्या था। एक के पास है वसीयत और दूसरे के पास है विक्रय समझौता का स्टाम्प पेपर लिखा हुआ। अब आगे देखो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वैल्यूएबल केस है। ये देखते हैं, वसीयत विल के आधार पर तहसीलदार ने गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, जिनमें वसीयत के सत्यापन करने वाले गवाह भी शामिल थे, नामांतरण का आदेश पारित किया। हालांकि यह नामांतरण आदेश लंबित दीवानी वाद में पक्षकारों के अधिकारों के निर्धारण के अधीन रखा गया। यहां पे क्या हुआ दोस्तों, तहसीलदार ने फैसला लिया और आदेश दिया कि जिसके पास वसीयत है वही जमीन का मालिक है, और तहसीलदार ने जमीन का नामांतरण जिसके नाम पर वसीयत थी उसके नाम पर जमीन दर्ज कर दिया और नामांतरण हो गया, यानी उसका नाम चढ़ गया। तहसीलदार के इस आदेश से परेशान होकर दूसरे पक्ष के पास कब्जा यानी कि सेल डीड स्टाम्प पेपर वाला उस आदमी ने अपील कर दी। कहां कर दी? एसडीओ की। यहां तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रथम प्रतिवादी फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ के समक्ष अपील दायर की और यह अपील खारिज कर दी। यानी कि तहसीलदार के फैसले से नाराज होकर प्रतिवादी ने क्या किया कि एसडीओ के यहां अपील दायर की, लेकिन एसडीओ ने भी तहसीलदार के फैसला को सही माना और अपील को खारिज कर दिया, यहां पे खारिज कर दी। इसके पश्चात प्रथम प्रतिवादी ने कलेक्टर आयुक्त कमिश्नर के समक्ष द्वितीय अपील सेकेंड अपील प्रस्तुत की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। अब यहां से व्यतीत होकर प्रतिवादी चला गया कहां? हाई कोर्ट। कमिश्नर आयुक्त के यहां से जब खारिज कर दी गई अपील, तो फिर तहसीलदार एसडीओ तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेशों से आहत होकर प्रथम प्रतिवादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में एक विधिक याचिका
दायर की। यानी कि यहां से उसने खारिज हो जाने के बाद हाई कोर्ट चला गया और यहां पे उसने फिर से किया और हाई कोर्ट ने उसकी सुन ली और हाई कोर्ट ने फैसला भी बदल दिया। हाई कोर्ट ने जमीन प्रतिवादी को दे दी। देखो कैसे। उच्च न्यायालय ने एक संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए तथा अपने पूर्ण निर्णय रंजीत बनाम नंदिता सिंह एवं अन्य पर भरोसा करते हुए राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया और यह निर्देश दिया कि कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम यानी कि लीगल हियर्स के नाम रोडी उर्फ रोडी लाल के उत्तराधिकारियों के नाम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार नामांतरण किया जाए और यदि ऐसे कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है तो संबंधित भूमि राज्य सरकार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देश पक्षकारों के बीच लंबित दीवानी वाद के परिणाम के अधीन रहेगा। अब हाई कोर्ट ने यहां पे जजमेंट का हवाला दिया और हाई कोर्ट ने कार्यकारी आदेश, ठीक है ना, को रद्द कर दिया। यानी कि तहसीलदार के आदेश को और यहां पे एसडीओ के आदेश को यहां पे रद्द कर दिया। जिसके पास वसीयत थी उसको भी जमीन नहीं मिली और जिसके पास सेल डीड विक्रय पत्र रखा था स्टाम्प पेपर वाला उसको भी जमीन नहीं मिली। हाई कोर्ट ने बोला जो जमीन है वो ब्लड रिलेशन यानी लीगल ब्लड रिलेशन वाले को दो या फिर राज्य सरकार के नाम पर कर दी जाए ये जमीन। हाई कोर्ट ने कोई और ही दूसरा फैसला ले लिया। अब इतना आप समझ गए होंगे कि केस क्या था। अब हाई कोर्ट के फैसले से खुश कौन नहीं था? जो वादी था, जिसके पास वसीयत थी, जो वादी था जिसके नाम पर वसीयत थी। उसने कहा मेरे पास तो वसीयत है, अगर कोई आदमी मरने के पहले अपनी जमीन किसी को देना चाहता है तो उसके लिए वसीयत बनती है और रजिस्टर्ड विल वसीयत बनती है और वादी के पास रजिस्टर्ड वसीयत है। तो मरने के पहले जो व्यक्ति जमीन ही मेरे को देना चाहता है चाहे उसके वारिस हो या ना हो, पर जब वो व्यक्ति जमीन ही मेरे को दे दिया है तो वसीयत के माध्यम से तो मेरे नाम पर वो जमीन की जाए। हाई कोर्ट ने अपना आदेश तो सुना दिया। अब हाई कोर्ट के फैसले से नाराज होकर वादी ने सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में वकील ने क्या धांसू दिमाग लगाया है। यहां पे 4 ऑप्शन रखा और ये 4 क्वेश्चन पूरा केस ही बदल दिया। चलो मैं आपको पहले केस दिखा देता हूं कि केस क्या था। जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना हो पूरा जजमेंट पढ़ लेना आराम से। तो आइए सबसे पहले मैं आपको केस दिखाता हूं। देखिए, इन द सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर 15,077/2025 विशेष अनुमति याचिका सीरियल नंबर 22,489 2024, ठीक है ना। यहां पे देखिए ताराचंद अपील करता विरुद्ध था भंवरलाल एयरलाइन प्रतिवादी। तो जिसको पूरा पढ़ना है मनोज मिश्रा जस्टिस ने इसमें उन्होंने आदेश दिया है। तो जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना है तो उसको आराम से पूरा जजमेंट आराम से आप इसका केस नंबर लिख लीजिए अपील नंबर और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि देखो एक पार्टी के पास वसीयत है और दूसरी पार्टी के पास सेल डीड का समझौता और कब्जा है। कब्जा भी है सेल डीड भी है। तो एक पार्टी वसीयत के आधार पर अपना नामांतरण कराना चाहती है कि जमीन मेरे नाम हो जाए और जो दूसरी पार्टी है वो सेल डीड यानी समझौता और कब्जा के आधार पर अपने नाम पर नामांतरण करवाना चाहती है कि जमीन मेरे नाम पे हो जाए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि तीसरा आदेश दे दिया कि वसीयतकर्ता के कानूनी आदेशों को ढूंढो, नहीं तो राज्य सरकार पर यह जमीन कर दो। और यहां पे अलग ही मामला पूरा हो गया। दोनों को नहीं मिला, ना तो जिसके नाम पे वसीयत थी उसको दिया हाई कोर्ट और ना तो जिसके पास कब्जा था सेल डीड उसको दिया हाई कोर्ट। उसके पहले दोस्तों आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहां पे अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत दलीलें, अपीलकर्ता के वकील ने क्या धांसू दिमाग लगाया। देखो अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत दलील दी गई। 1, उच्च न्यायालय का आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भू अभिलेखों में नामांतरण नियम 2018 के कार्यान्वयन के संबंध में विचार मंथन के अभाव सुनिश्चित मनन के बिना पारित किया गया प्रतीत होता है। 2018 के नियम अनुमति प्रदान करते हैं। तो यहां पे देखिए वसीयत के आधार पर नामांतरण किया जा सकता है। अतः रंजीत उपयुक्त प्रकरण में दिया गया वह निर्णय जिसमें यह कहा गया था कि वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता अब अच्छा कानून नहीं रहा है, अर्थात अब लागू मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आनंद चौधरी बना मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रकरण में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ फुल बेंच ने यह निर्णय दिया कि वसीयत के आधार पर नामांतरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज
नहीं किया जा सकता। यहाँ पे किसने दिमाग लगाया? वकील ने दिमाग लगाया कि प्रतिवादी बिना पंजीकृत के वसीयत है, यानी कि जो दूसरा प्रतिवादी है वो सेल डीड, स्टाम्प पेपर, जो एफिडेविट, शपथ पत्र और नोटरी करवा कर रखा है, प्रतिवादी ने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। रजिस्टर्ड उसका पंजीकृत जो सेल डीड है, एफिडेविट नहीं है। इसके अलावा सामने वाला प्रतिवादी है वो कानूनी वारिस भी नहीं है, सिर्फ कब्जा बस जरूर है लेकिन पंजीकृत दस्तावेज उसके पास नहीं। वसीयत के निष्पादन को लेकर कोई गंभीर आपत्ति, ठोस चुनौती नहीं है, जबकि यह वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त प्रथम प्रतिवादी द्वारा उठाई गई चुनौती टिकाऊ, विधि संगत नहीं है, क्योंकि वह वसीयतकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। साथ ही प्रथम प्रतिवादी का दावा एक अपंजीकृत बिक्री अनुबंध यानी अनरजिस्टर्ड सेल तथा प्रतिकूल कब्जे पर आधारित है, जो वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन में हस्तक्षेप बाधा नहीं डाल सकती हैं। ऐसा किसने बोला? इसने हमारे वकील साहब ने बोला, जो अपीलकर्ता के वकील है, यानी जिसके नाम पे वसीयत है उसके वकील साहब ने दूसरा पॉइंट दिया। तीसरा क्वेश्चन दिया वकील साहब ने, प्रथम प्रतिवादी के अधिकारों का निर्धारण केवल नियमित दीवानी वाद में ही किया जा सकता है, जबकि नामांतरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है। इसके अतिरिक्त नामांतरण की प्रविष्टि अपने आप में कोई स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करती, क्योंकि यह कार्यवाही केवल राजस्व कर संबंधी उद्देश्य के लिए होती है। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य नामक निर्णय पर विचार नहीं किया, जिसमें इस न्यायालय ने 1959 की संहिता के अंतर्गत नामांतरण कार्यवाही से उत्पन्न मामले में वसीयत के आधार पर नामांतरण को स्वीकार अनुमति दी थी। ये थे दोस्तों मुख्य 4 क्वेश्चन जो अपीलकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपने क्वेश्चन रखे थे। प्रथम प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दलीलें, जो प्रतिवादी था उसकी ओर से दलीलें दी गई। इसके विपरीत में, किसके? अपीलकर्ता के विपरीत में प्रथम प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत दलील दी गई कि एक क्वेश्चन उनके वकील ने किया, अपीलकर्ता दिव्यगंत काश्तकार भूधारा का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है और संबंधित वसीयत संदेशपत्र परिस्थितियों में घिरी हुई है। अतः जब तक कोई सक्षम दीवानी न्यायालय वसीयत की वैधता का प्रमाणन नहीं करता, तब तक उस वसीयत को नामांतरण प्रविष्टि का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रथम प्रतिवादी ने प्लॉट क्रमांक 195 पर अपने कब्जे को दर्शाने हेतु संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऐसा कह रहा है कौन? प्रथम प्रतिवादी के वकील साहब ने अपनी दलील दी है। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया, इसके अलावा भी अपीलकर्ता के पास वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु दीवानी वाद दायर करने का प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भी अपीलकर्ता के पास वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु दीवानी वाद दायर करने का प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और ऐसी स्थिति में इस उच्च न्यायालय ने द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेन मुद्दा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पूरे केस में। अचल संपत्ति में अधिकार कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बिक्री, दान, बंधक, पट्टा, लीज आदि, जो एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति के बीच होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकार वसीयत के माध्यम से या उत्तराधिकार वारिसाना हक के जरिए भी प्राप्त हो सकता है। जब संपत्ति के स्वामी अधिकाराधारी की मृत्यु हो जाती है, मतलब जमीन का हक केवल खरीद फरोख्त से नहीं बल्कि वसीयत या वारिस बनने से भी मिलता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा? 1959 की संहिता की धारा 109 तथा धारा 110 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अधिकार प्राप्त करने के किसी विशेष तरीके को सीमित करता हो। इसके विपरीत 2018 के नियम वसीयत के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने को भी अधिकार प्राप्त का एक मान्य तरीका मानते हैं। इस प्रकार 1959 की संहिता में ऐसा कोई निषेध रोक नहीं है जो भूमि में अधिकार को वसीयत के माध्यम से प्राप्त करने से मना करता हो। फलस्वरूप यदि कोई वसीयत प्रस्तुत की जाती है तो उसके आधार पर नामांतरण म्यूटेशन का आवेदन गुण दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और उसे केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता कि वह वसीयत पर आधारित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहाँ पे मतलब सबसे जरूरी लाइन ये जानना है, केवल इस वजह से नामांतरण वसीयत पर मांगा गया है उसे सीधे खारिज नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिसके पास वसीयत है वो मालिक बन सकता है, उसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि जिसके पास वसीयत तो नामांतरण नहीं होगा, नामांतरण हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, वर्तमान मामले में इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि अभिलेखों में दर्ज भूमिधर की मृत्यु हो चुकी थी। अपीलकर्ता ने यह दावा किया कि उसने उक्त भूमिधर की भूमि पर अधिकार उस भूमिधर द्वारा बनाई गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्राप्त किया है। तहसीलदार ने रिपोर्ट मंगवाने के बाद प्रकाशन के माध्यम से आपत्ति आमंत्रित की और साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेखित भूमिधर द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में विधिवत रूप से वसीयत निष्पादित की गई थी। फलस्वरूप तहसीलदार ने नामांतरण स्वीकार किया। तहसीलदार ने रिपोर्ट मांगने के बाद प्रकाशन के माध्यम से आपत्तियां आमंत्रित की और साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेखित भूमिधर द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में विधिवत रूप से वसीयत निष्पादित की गई थी। फलस्वरूप तहसीलदार ने नामांतरण स्वीकार कर लिया था और जिसके पास वसीयत है उसके नाम पे नामांतरण हो गया था। इसके बाद प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर की गई अपील अपीली प्राधिकारियों द्वारा खारिज कर दी गई। ऐसी परिस्थितियों में जब इन आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई तो उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि विवादित आदेशों में कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि या कोई कानूनी खामी थी जो उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षणी अधिकारी के अंतर्गत हस्तक्षेप करने को उचित ठहराती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि यहां हाई कोर्ट की गलती थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहसीलदार जो था वो भी सही था और जहां अपील किया गया था एसडीओ कोर्ट भी सही था। और आइए देखते हैं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उसको मैं आपको दिखाता हूं। वर्तमान मामले में मृत भूमिधर के किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी ने वसीयत को लेकर कोई विवाद नहीं उठाया। वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। यदि कोई आपत्ति है तो वह प्रथम प्रतिवादी की ओर से है जो यह दावा करता है कि वह मृत भूमिधर की एक निश्चित भूमि पर कब्जे में है। इसके अतिरिक्त प्रथम प्रतिवादी का दावा बिक्री के अनुबंध एग्रीमेंट फॉर सेल और उसके अंतर्गत कब्जे पर आधारित है। यह स्वीकार तथ्य है उक्त बिक्री अनुबंध पंजीकृत नहीं है और अभी तक उसके पक्ष में विशिष्ट निष्पादन की कोई डिक्री भी पारित नहीं हुई। ऐसी परिस्थितियों में यदि तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों ने वसीयत के आधार पर नामांतरण की अनुमति दी है और उसे नियमित सिविल कार्यवाही के अधीन रखा है तो हमें उस नामांतरण आदेश में ऐसा अधिकार क्षेत्र संबंधी दोष या कानूनी खामी नहीं दिखती जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप को उचित ठहराया था। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें कोई खामी नहीं दिखती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तहसीलदार ने जो ट्रांसफर किया है और एसडीओ ने जो अपील खारिज की है और कमिश्नर ने जो अपील खारिज की है हमें उनमें कोई गलती नजर नहीं आती, बल्कि गलती नजर आती है तो किसमें आती है, हाई कोर्ट के ऊपर गलती नजर आती है। और उसके बाद फाइनल क्या जजमेंट आया उसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अतः हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के पक्ष में पारित नामांतरण आदेशों में हस्तक्षेप करके त्रुटि की है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश निरस्त किया जाता है। राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश पुनः बहाल किए जाते हैं। हालांकि नामांतरण की प्रविष्टि किसी सक्षम सिविल न्यायालय राजस्व न्यायालय द्वारा किए जाने वाले निर्णय की अधीन रहेगी। यदि कोई लंबित आवेदन हो तो स्वतः निरस्त समाप्त माने जाएंगे। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीजें सही हैं। यहाँ पे तहसीलदार भी सही है, एसडीओ भी सही है और कमिश्नर भी सही है। तो जिसके नाम में वसीयत है वो मालिक है और वो अपना नामांतरण अपनी भूमि पर करवा सकते हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों जजमेंट का हवाला देकर वकीलों ने बड़े बड़े केस जीते हैं और यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो तो बहुत पावरफुल रहता है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। इंडिया में लास्ट सुप्रीम कोर्ट ही होता है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और इस फैसले को दिया है दोस्तों जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। तो दोस्तों आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, 19 दिसंबर 2025 का जजमेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ये जजमेंट दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।